हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ऑर्डर 16 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 16 के अंदर प्रोविज़न दिए गए हैं कि विटनेसेस को अगर समन करना है, उनकी अटेंडेंस इंश्योर करनी है कोर्ट के अंदर, तो उसके रिगार्डिंग जो भी प्रोविज़न है वो ऑर्डर 16 के अंदर दिए गए हैं। एंड अगर हम बात करें ऑर्डर 5 की, उसके अंदर प्रोविज़न दिए गए हैं अगर पार्टीज़ को समन करना है, और पार्टीज़ में से किसको समन किया जाएगा। जो प्लेंटिफ है वो तो सूट फाइल कर रहा है, तो उसको तो पता ही है कि सूट फाइल हुआ है। किसको नहीं पता है? डिफेंडेंट को। तो डिफेंडेंट को अगर समन सर्व हो रहा है, डिफेंडेंट एक पार्टी है, पार्टी को अगर समन सर्व हो रहा है तो ऑर्डर 5 के अंदर प्रोविज़न देखेंगे हम। एंड अगर विटनेसेस को समन सर्व हो रहा है तो ऑर्डर 16 के अंदर प्रोविज़न है उसके रिगार्डिंग। रूल 1 बात करता है लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड समन्स टू विटनेसेस। सब रूल 1, ऑन और बिफोर such date as the court may appoint and not later than 15 days after the date of which the issues are settled, the parties shall present in court a list of witnesses upon whom they propose to call, either to give evidence or to produce documents, and to obtain summons to such person for their attendance in court. वो पार्टीज़ जिनको जो सूट फाइल कर रही हैं उनको कोर्ट के अंदर लिस्ट ऑफ विटनेसेस प्रेजेंट करनी है कोर्ट के अंदर। कब? टाइम दे रखा है रूल नंबर 1 के अंदर, रूल 1 सब रूल 1 के अंदर कि ऑन और बिफोर सच डेट एज कोर्ट में अपॉइंट मीन्स अगर कोर्ट ने कोई डेट अपॉइंट करी है तो उस डेट पर या उससे पहले, तो ऑन और बिफोर सच डेट जो कोर्ट ने अपॉइंट करी है, या फिर नॉट लेटर देन 15 डेज, 15 दिन से ज़्यादा का समय नहीं है आपके पास, 15 दिन के अंदर अंदर आपको फाइल करनी है। अब क्वेश्चन ये है, ये 15 दिन कब से स्टार्ट होते हैं? 15 दिन 15 डेज आफ्टर द डेट ऑन विच द इश्यूज़ आर सेटल्ड। इश्यूज़ को सेटल होने के बाद जब इशू फ्रेम हो जाते हैं कोर्ट के अंदर, कोर्ट में जब इशू फ्रेम हो गए उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको लिस्ट ऑफ विटनेसेस कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करने हैं। और कौन करेगा? पार्टीज़ करेंगी। पार्टी शैल प्रेजेंट इन कोर्ट अ लिस्ट ऑफ विटनेसेस। अब इस रूल में आगे ये बताया गया है कि जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस होते हैं वो किस पर्पस से बुलाए जाते हैं। वो प्रपोज टू कॉल, ईदर टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। लिस्ट ऑफ विटनेसेस या विटनेसेस को हम इस पर्पस से बुलाते हैं कि या तो वो कोर्ट के अंदर आके अपना एविडेंस दें, कुछ टेस्टिमनी दें कुछ फैक्ट्स के ऊपर, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें जो कि उस सूट के लिए, उस केस के लिए बहुत मटेरियल हैं। और फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ विटनेसेस प्रेजेंट करने के बाद वो पार्टीज़ ऑब्टेन करती हैं कोर्ट से कि उन पर्सन के लिए समन इशू हो, ताकि वो पर्सन कोर्ट में अटेंड हो जिस दिन हियरिंग होगी उस सूट की। अब नेक्स्ट है सब रूल 2 कि अ पार्टी डिज़ायरस ऑफ ऑब्टेनिंग एनी समन फॉर द अटेंडेंस ऑफ सच पर्सन शैल फाइल इन कोर्ट एन एप्लीकेशन। जो पार्टी डिज़ायरस है, जो पार्टी चाहती है कि वो विटनेस आए और उसके फेवर में कुछ एविडेंस दे, और जो पार्टी खुद विटनेस को कॉल कर रही है वो हो गई डिज़ायरस पार्टी। डिज़ायरस पार्टी कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करेगी जिसमें वो बताएगी कि इस विटनेस का पर्पस क्या है। आपने लिस्ट ऑफ विटनेसेस तो कोर्ट के अंदर प्रेजेंट कर दी, लेकिन लिस्ट ऑफ विटनेसेस के साथ आपने ये नहीं बताया कि कौन सा विटनेस आप किस पर्पस से बुला रहे हैं। तो स्टेटिंग देयरिन, वो जो एप्लीकेशन होगी उसके अंदर आपको स्टेट करना है, बताना है पर्पस फॉर विच, जिस पर्पस के लिए आप विटनेस को प्रपोज कर रहे हैं और जिस पर्पस से आप विटनेस को समन करवा, कोर्ट के थ्रू समन करवा के बुला रहे हैं कोर्ट के अंदर, तो आपको पर्पस उस एप्लीकेशन में लिख के बताना है। सपोज़ आप विटनेस को एविडेंस के लिए बुला रहे हैं तो एविडेंस के लिए, या फिर कोई डॉक्यूमेंट के लिए बुला रहे हैं, या आप दोनों चीज़ों के लिए भी बुला सकते हैं। सब रूल 3 बात करता है कोर्ट में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड परमिट अ पार्टी टू कॉल वेदर बाय समनिंग थ्रू कोर्ट और अदरवाइज एनी विटनेस other than those named appear in the list referred to in sub rule 1 if such party shows sufficient cause for the omission to mention the name of such witness in the said list। अब यहाँ पर कोर्ट के पास क्या है? डिस्क्रिशनरी पावर है।
अगर कोर्ट चाहे तो कोर्ट पार्टी को परमिट कर सकता है उस विटनेस को भी बुलाने के लिए, उस विटनेस की एविडेंस लेने के लिए जिसका नाम लिस्ट ऑफ विटनेसेस में मेंशन नहीं है, जो कि सब रूल 1 के अंदर दी गई है। लिस्ट ऑफ विटनेसेस की बात हमने सब रूल 1 के अंदर करी थी। अब लिस्ट ऑफ विटनेसेस में जिन विटनेसेस की नेम मेंशन होते हैं उन्हीं की विटनेसेस होती है, ये जनरल रूल है। बट कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है, अगर कोर्ट चाहे तो वो परमिट कर सकती है पार्टी को कि आपने इस पार्टी का नाम मेंशन नहीं किया था लिस्ट ऑफ विटनेसेस में, लेकिन फिर भी आप इसकी एविडेंस ले सकते हैं। बट इसकी एक कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है? इफ़, ये कंडीशन है, ये कह सकते हैं प्री कंडीशन है। ये पहले आपको सेटिस्फाई करना होगा, उसके बाद ही कोर्ट जो है अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करेगी। तो इफ़ सच पार्टी, अगर वो पार्टी सेटिस्फाई कर देती है कोर्ट को कि कोई सफिशिएंट कॉज था जिसकी वजह से ओमिशन हुआ एंड वो उसका नाम लिस्ट ऑफ विटनेसेस में मेंशन नहीं हो पाया और वो कोई गलत तरीके से नहीं था, इंटेंशनली नहीं था, तो अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि जो ओमिशन है वो सफिशिएंट कॉज की वजह से हुआ है तो कोर्ट अलाउ करेगी। तो ये प्री कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी कोर्ट अलाउ करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर है, अगर पार्टी सेटिस्फाई कर पाती है या नहीं कर पाती है इस चीज़ पर डिपेंड करता है। सब रूल 4 बात करता है सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ सब रूल 2। सब रूल 2 के अंदर हमने क्या बात करी थी कि कोर्ट में पार्टी जो है वो एप्लीकेशन फाइल करेगी कि किस पर्पस से आप विटनेसेस को बुला रहे हो। क्या बात करी थी कि किस पर्पस से आप विटनेस को बुला रहे हो। अब सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ सब रूल 2, जो एप्लीकेशन फाइल हो रही है सब रूल 2 के अंदर, समन्स रेफर्ड टू इन दिस रूल मे बी ऑब्टेन्ड बाय पार्टीज इन एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट or to such officer as may be appointed by the court in this behalf within 5 days of presenting the list of witnesses under sub rule 1। जो सब रूल 2 के अंदर हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं एंड समन से रिलेटेड जो ये रूल बात करता है कि समन को आपको ऑब्टेन करना है कोर्ट से, तो पार्टी कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन डालेगी या तो कोर्ट के अंदर या कोई ऑफिसर के अंदर जो इस रिस्पेक्ट के लिए कोर्ट ने अपॉइंट किया है। तो वो कब डालने हैं आपने एप्लीकेशन, टाइम पीरियड यहाँ पर गिवन है सब रूल 4 के अंदर कि विद इन 5 days ऑफ प्रेजेंटिंग द लिस्ट ऑफ विटनेसेस। लिस्ट ऑफ विटनेस आपने प्रेजेंट कर दिए, उसके विद इन 5 days आपने कोर्ट के अंदर अपना पर्पस बताना है और समन के लिए भी कोर्ट को बोलना है कि आप समन इशू कर दीजिए, तो समन इशू हो जाएंगे। तो आपके पास 5 days का टाइम है। अब रूल 1 कैपिटल A बात करता है प्रोडक्शन ऑफ विटनेसेस विदाउट समन। विटनेसेस को प्रोड्यूस किया जा सकता है विदाउट समन, जिनको हमने समन नहीं किया उनको भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। और सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ सब रूल 3, सब रूल 3 के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग ऑफ रूल 1 की बात कर रहे हैं हम। रूल 1 में जो सब रूल 3 दिया गया था उसको ध्यान में रखते हुए एनी पार्टी टू द सूट में, कोई भी पार्टी टू द सूट कर सकती है विदाउट अप्लाइंग फॉर समन, समन को अप्लाई करे बिना किसी भी विटनेस को बुला सकती है एविडेंस देने के लिए या कुछ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देती है। अगर उस पर्सन का नाम लिस्ट ऑफ विटनेसेस में मेंशन नहीं भी है तब भी बुला सकती है और समन नहीं किया तब भी बुला सकती है। तो दोनों के लिए डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट के पास। ये जो है सब रूल 1 कैपिटल A, ये एक एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं है क्योंकि यहाँ पर लिखा है सूट, पार्टी टू द सूट में, तो यहाँ पर बुला सकती है, ऐसा नहीं है बुलाएगी ही हर केस के अंदर। कोर्ट सेटिस्फाई होगी तभी कोर्ट परमिट करेगी बुलाने के लिए उस पर्सन को एज अ विटनेस। रूल 2 कहता है एक्सपेंसेस ऑफ विटनेसेस टू बी पेड इनटू कोर्ट ऑन अप्लाइंग फॉर समन्स। वो पार्टी जो कोर्ट में समन अप्लाई कर रही है कि इस विटनेस को समन किया जाए ताकि वो कोर्ट में आके अपना एविडेंस दे या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे, तो उस पर्सन को कुछ अमाउंट पे किया जाएगा, कुछ रीज़नेबल एक्सपेंसेस पे किए जाएंगे। किसके द्वारा? वही जो डिज़ायरस पार्टी थी जिसके फेवर में वो आके विटनेस देगा, जिसका बेनिफिट होगा उसके विटनेस के आने से, वो पार्टी कुछ एक्सपेंसेस पे करेगी। अब वो एक्सपेंसेस कैसे करेगी, क्या करेगी, कितना करेगी? The party applying for a summon shall
पे into court such a sum of money as appear to the court to be sufficient to defray the travelling or other expenses of the person summoned। तो वो पार्टी जो कोर्ट के अंदर समन अप्लाई कर रही है वो कोर्ट के अंदर ही सबमिट करेगी कुछ एक अमाउंट जो कोर्ट बताएगा, और कोर्ट को जो लगता है वो अमाउंट सफिशेंट है, ये हर केस के अंदर वैरी करेगा। तो ये एज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, हर केस के अंदर ये वैरी करेगा कि कितना अमाउंट दिया जा रहा है विटनेस को। कोर्ट ये देखेगी कि वो अमाउंट सफिशेंट होना चाहिए उनके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस को लेकर, कि जो विटनेस है वो अगर आ रहा है तो उसका एक दिन के लिए आ रहा है वो यहाँ पर। फ्रॉम द कोर्ट इन विच ही इज़ रिक्वायर्ड टू अटेंड, उस कोर्ट के अंदर जिस कोर्ट ने समन इशू करे हैं और जिस कोर्ट के अंदर वो रिक्वायर्ड है अपनी अटेंडेंस के लिए विटनेस, उस कोर्ट के अंदर वो पार्टी पे करेगी उसका ट्रैवलिंग एंड अदर एक्सपेंसेस को ध्यान में रखते हुए कि अगर विटनेस अगर एक दिन के लिए आ रहा है तो वो अपना काम छोड़कर आ रहा है, और आएगा तो पैदल नहीं आएगा, कुछ डिस्टेंस है, कुछ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस उसके लगेंगे, और अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लग रहे हैं तो वो पूरा दिन खाली पेट नहीं रहेगा, कुछ खाएगा पिएगा भी। तो ये सारे एक्सपेंसेस उस पार्टी को पे करने पड़ेंगे जिसके फेवर में वो एविडेंस देने आ रहा है। तो वो कहाँ सबमिट करेगा? कोर्ट के अंदर सबमिट करेगा। और कोर्ट कौन सी होगी? जिसने समन इशू किया है या जिस कोर्ट के अंदर रिक्वायर करी है उसकी अटेंडेंस फॉर 1 डे अटेंडेंस। अब नेक्स्ट है सब रूल 2, जिसमें बात कर रहे हैं एक्सपर्ट की, कि अगर वो पर्सन एक्सपर्ट है जिसकी विटनेस को हम बुला रहे हैं, एक्सपर्ट को हम एज अ विटनेस केस के अंदर बुला रहे हैं, समन किया है हमने एक्सपर्ट को कि आप आइए, या तो एविडेंस देने के लिए बुलाया है या कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए बुलाया है, कोई वर्क परफॉर्म करने के लिए बुलाया है, तो वो अगर एक्सपर्ट कैरेक्टर में वो आ रहा है और वो नेसेसरी है केस के लिए, तो ये रूल कहता है कि कोर्ट में अगर कोर्ट चाहे वो अलाउ कर सकती है एक रीज़नेबल रेन्यूमरेशन, कि वो एक एक्सपर्ट है, वो अपना काम छोड़कर आ रहा है तो उसको एक रीज़नेबल रेन्यूमरेशन पे करना ज़रूरी है। जितना भी टाइम उसने ऑक्यूपाई कर रहा है कोर्ट के अंदर, या तो एविडेंस देने में या कोई अपना वर्क परफॉर्म करने में, तो वो अपना एक्सपर्ट कैरेक्टर में अगर वो काम कर रहा है तो उसको रीज़नेबल रेन्यूमरेशन दी जाएगी अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी है तो। अब स्केल ऑफ एक्सपेंसेस का स्केल किस हिसाब से डिटरमाइन किया जाएगा? अगर कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट से सबॉर्डिनेट है, हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट खुद डिटरमाइन कर सकती है। अगर हाई कोर्ट से सबॉर्डिनेट कोर्ट है तो वो क्या करेगी? वो रिगार्ड करेगी जो भी रूल्स बनाए हैं इसके रिगार्ड में, जो भी हाई कोर्ट ने रूल्स बनाए हैं इसके रिगार्ड में, इसके रिस्पेक्ट में, उनको ध्यान में रखते हुए जो भी सबॉर्डिनेट कोर्ट है वो उन एक्सपेंसेस को अलॉट करेगी, उस पार्टी को बोलेगी कि आपको इतने एक्सपेंसेस देने हैं उस स्केल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है सब रूल 4 कि एक्सपेंसेस टू बी डायरेक्टली पेड टू विटनेसेस। अब जहाँ पर समन जो है वो डायरेक्टली पार्टी के द्वारा सर्व हो रहा है, वेयर द समन इज सर्व डायरेक्टली बाय द पार्टी, समन जो है वो पार्टी के द्वारा डायरेक्टली सर्व हो रहा है, बाय हैंड सर्व कर रही है पार्टी, कोई सर्विंग ऑफिसर अपॉइंट नहीं हुआ है, तो वहाँ पर क्या होगा? जो भी एक्सपेंसेस हैं उस पार्टी को कोर्ट के अंदर एक्सपेंसेस देने की ज़रूरत नहीं है, वो पार्टी जो है शैल बी पेड टू विटनेसेस, जो एक्सपेंसेस हैं शैल बी पेड टू विटनेसेस बाय द पार्टी और हिज एजेंट, या तो पार्टी वो खुद दे देगी वो एक्सपेंसेस या उसका एजेंट दे देगा, डायरेक्टली विटनेस को दे दिया जाएगा वहाँ पर उस केस के अंदर। नेक्स्ट है रूल 3। रूल 3 बात करता है द सम सो पेड इनटू कोर्ट, जो भी सम कोर्ट के अंदर पे किया जाएगा विटनेस के लिए कि विटनेस की अटेंडेंस सिक्योर की जा सके और विटनेस का जो भी ट्रैवलिंग एंड अदर एक्सपेंसेस लग रहा है उसको टेंडर करने के लिए, तो वो शैल बी टेंडर टू द पर्सन summoned at the time of serving the summons if it can be served personally। तो shall be tendered to the person, वो उस पर्सन को दिया जाएगा जिसको समन किया गया है at the time of serving the summon। यहाँ पर लिखा है कि at the time of serving of summon, कि जब समन सर्व किया जाएगा उसी समय वो जो अमाउंट है, वो जो सम है एक्सपेंसेस का, वो उस विटनेस को दे दिया जाएगा। इफ़ इट कैन बी सर्व पर्सनली, अगर वो समन पर्सनली सर्व किया जा रहा है तो, मतलब अगर वो समन पार्टी खुद सर्व कर रही है तो, अगर सर्विंग ऑफिसर समन सर्व कर रहा है तो डायरेक्टली नहीं दिया जाता इन जनरल। प्रैक्टिकल अप्रोच अगर देखें तो कोर्ट के अंदर जब विटनेस आता है तो कोर्ट
उसको जो एक्सपेंसेस है जो कोर्ट के अंदर सबमिट करे हैं पार्टी ने, तो कोर्ट उनको तभी देती है जब वो अपीयर होती है विटनेस। रूल 4 बात करता है प्रोसीजर वेयर इनसफिशिएंट सम इज पेड। अब कभी कभार ऐसा होता है पार्टी ने जो एक्सपेंसेस सबमिट करने थे कोर्ट के अंदर वो पूरे एक्सपेंसेस सबमिट नहीं करे कोर्ट के अंदर, वो इनसफिशिएंट सम दे दिया कोर्ट के अंदर। अब वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट or to such officer as it appoints in this behalf that the sum paid into court is not sufficient, the sum paid into court is not sufficient to cover such expenses or reasonable remuneration, चाहे वो एक्सपर्ट का रीजनेबल रेन्यूमरेशन हो या फिर एक्सपेंसेस और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस वो इनसफिशिएंट है, तो क्या होगा, कोर्ट में डायरेक्ट सच फर्दर सम टू बी पेड टू पर्सन समन। कोर्ट पार्टी को डायरेक्ट करेगी कि आप एक्स्ट्रा जो अमाउंट है, जो फर्दर सम जो रिमेनिंग पार्ट है वो उस पर्सन को दीजिए एज अपीयर टू बी नेसेसरी ऑन दैट अकाउंट, जो भी नेसेसरी है इस रिस्पेक्ट में। एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट मे ऑर्डर सच सम टू बी लीव्ड बाय अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन ऑब्टेनिंग द समन। एंड अगर वो पार्टी फिर भी पेमेंट नहीं देती है, वो डिफ़ॉल्ट कर देती है, पेमेंट नहीं देती है, तो क्या होगा, कोर्ट के पास यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर है। कोर्ट में ऑर्डर क्या करेगी, कोर्ट ऑर्डर वो ऑर्डर करेगी कि जो भी सम है जो रिमेनिंग रह गया है वो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके उससे रिकवर किया जाए। तो कोर्ट ऑर्डर करेगी पहले इसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए, फिर उसको सेल किया जाए, फिर उस सेल करके जो अमाउंट ऑब्टेन होगा उससे वो जो पेमेंट है उसका पेमेंट का अमाउंट लेके जो भी रिमेनिंग होगा वो उस पार्टी को दे दिया जाएगा उस अमाउंट का। तो यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी के अटैचमेंट और सेल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और द कोर्ट में, और अगर कोर्ट चाहे तो कोर्ट क्या कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है उस पर्सन को जिसको समन किया गया था कि अब आपकी विटनेस की ज़रूरत नहीं है या अब इस पर्सन की विटनेस नहीं होगी क्योंकि आपने अमाउंट भी पूरा सबमिट नहीं किया कोर्ट के अंदर। कोर्ट ने आपको टाइम दिया कि आप जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो सबमिट कर दीजिए कोर्ट के अंदर, आपने वो भी नहीं किया, आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो कोर्ट चाहे तो वो जो विटनेस है जिसको पार्टी ने समन करवाया था उसको डिस्चार्ज कर देगी बिना उसकी विटनेस लिए, बिना उसका एविडेंस लिए, और उसको उसके ऊपर चार्ज भी लगा देगी, उसके ऊपर कॉस्ट भी लगा देगी कि आपने जो ये टाइम वेस्ट किया है कोर्ट का तो आपको पैसा देना पड़ेगा, कॉस्ट देनी पड़ेगी, जो कि आप कहाँ से लगाएंगे, उनके प्रॉपर्टी को अटैच करके। और प्रॉपर्टी कौन सी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो कोर्ट चाहे तो दोनों कर सकता है, कोर्ट चाहे तो एक पावर एक्सरसाइज कर सकती है। अब नेक्स्ट है सब रूल 2, एक्सपेंसेस ऑफ विटनेसेस डिटेन्ड मोर देन 1 डे। अब ऊपर हमने बात करी थी कि जो विटनेस आ रहा है वो सिर्फ एक दिन के लिए आ रहा है तो आपको सिर्फ एक दिन के एक्सपेंसेस देने हैं, ट्रैवलिंग एंड अदर एक्सपेंसेस जो भी खाने पीने का होगा। बट यहाँ पर क्या है, जो विटनेस आ रहा है वो एक से ज़्यादा दिन के लिए हमें उसकी प्रेजेंस चाहिए, हमें उसकी अटेंडेंस एक से ज़्यादा दिन के लिए चाहिए। तो सिंपल सी बात है, एक से ज़्यादा दिन के लिए आपको अटेंडेंस उसकी चाहिए तो आपको एक से ज़्यादा दिन के लिए उसके एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे। वेयर इट इज़ नेसेसरी टू डिटेन द पर्सन समन्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 1 डे, एक से ज़्यादा दिन के लिए अगर आपको उसकी अटेंडेंस चाहिए फ्रॉम द टाइम the court may order the party at whose instance he was summoned to pay into court such sum as is sufficient to defray the expenses of his detention for such further period, and in default of such deposit being made may order such sum to be levied by the attachment and sale of the movable property of such person। अगर एक से ज़्यादा दिन के लिए अटेंडेंस चाहिए पर्सन की तो कोर्ट ऑर्डर करेगी उस पार्टी को जिसने समन करवाया था उस विटनेस को और कहेगी कि आप ये जो सम है ये कोर्ट के अंदर सबमिट करा दीजिए और उसको विटनेस को दे दीजिए। एंड अगर वो पार्टी डिफ़ॉल्ट करती है वो पेमेंट देने के लिए तो कोर्ट ऑर्डर कर देगी, कोर्ट में ऑर्डर कि वो जो सम है वो रिकवर किया जाए बाय अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ सच पर्सन। वो जो पार्टी है उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच एंड सेल करके वो अमाउंट रिकवर किया जाएगा। और द कोर्ट में या तो ऐसा करेगी कोर्ट, या फिर जैसे हमने ऊपर वाले रूल में पढ़ा था, ऊपर वाले सब रूल 1 के अंदर पढ़ा था कि कोर्ट क्या करेगी, डिस्चार्ज कर देगी वो विटनेस को जिसको समन किया गया था कि आपकी विटनेस अब नहीं होगी, विदाउट उसकी एविडेंस लिए उसको डिस्चार्ज कर देगी। और दोनों काम करेगी, डिस्चार्ज भी कर देगी और उसकी प्रॉपर्टी को
अटैच करके सेल करके, उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच एंड सेल करके जो भी अमाउंट है उसको रिकवर करेगी। नेक्स्ट है रूल 5, टाइम प्लेस एंड पर्पस ऑफ अटेंडेंस टू बी स्पेसिफाइड इन समन। अब आपने समन इशू करा विटनेस को, अब समन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेंशन होनी ज़रूरी हैं, जैसे समन किस पर्पस से है कि उस विटनेस को बुलाया बताने के लिए कि आपको इस डेट पे इस जगह आना ज़रूरी है, कोर्ट चाहती है कि आप आएँ और ये कुछ फैक्ट्स जो हैं वो वेरीफाई करें, बताएं कि ये सच है कि नहीं है। तो समन के अंदर टाइम, प्लेस, पर्पस ये सब बताना ज़रूरी है। तो एवरी समन फॉर अटेंडेंस ऑफ पर्सन टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, तो एवरी समन शेल स्पेसिफाई द टाइम एंड प्लेस एट विच ही इज़ रिक्वायर्ड टू अटेंड। हर समन में क्या होना चाहिए, स्पेसिफाई होना चाहिए टाइम एंड प्लेस और जिस जगह पर उसको आना है वो, एंड पर्पस के किस पर्पस से उस विटनेस को बुलाया जा रहा है, एंड ऑल्सो वेदर हिज अटेंडेंस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग एविडेंस। मैंने ये बताया ना पर्पस, तो ये भी बताना ज़रूरी है वेदर हिज एविडेंस किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है, या तो गिविंग एविडेंस के लिए रिक्वायर्ड है, एविडेंस के लिए बुला रहे हैं आप उस पर्सन को, या फिर कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुला रहे हैं, या फॉर बोथ पर्पसेस, या दोनों पर्पसेस के लिए बुला रहे हैं। एंड एनी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट विच द पर्सन समन is called on to produce shall be described in the summon with reasonable accuracy। and अगर कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है जिसके लिए उस विटनेस को बुलाया जा रहा है, तो वो जो डॉक्यूमेंट है उसके लिए एकदम रीजनेबल एक्यूरेसी से बताया जाएगा समन के अंदर कि वो डॉक्यूमेंट चाहिए हमें जो आप प्रोड्यूस करेंगे कोर्ट के अंदर। अगर रीजनेबल एक्यूरेसी नहीं होगी तो वो विटनेस जो है वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट नहीं ला पाएगा कोर्ट के अंदर, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा। नेक्स्ट है रूल 6 कि एनी पर्सन में बी समन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट। किसी भी पर्सन को समन किया जा सकता है कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए विदाउट बीइंग समन टू गिव एविडेंस, एंड एनी पर्सन समन्ड merely to produce a document shall be deemed to have complied with the summon if he causes such document to be produced instead of attending personally to produce the same। अब किसी पर्सन को अगर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया गया है, समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, एनी पर्सन में बी समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, किसी पर्सन को सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट में बुलाया है। अब यहाँ पे लिखा है कि विदाउट बीइंग समन टू गिव एविडेंस, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर ये बोला है कि पर्सन को सिर्फ समन किया है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, ना कि एविडेंस देने के लिए। तो कोई भी पर्सन को अगर समन किया जाएगा, पर्सन समन मियरली टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, सिर्फ उसको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए ही बुलाया गया था, तो शैल बी डीम्ड टू हैव कंप्लाइड विद द समन, वो सिर्फ समन को कंप्लाई करेगा। एंड अगर वो चाहे तो पर्सनल अटेंडेंस ना करके वो किसी के थ्रू भी डॉक्यूमेंट को कोर्ट में भेज सकता है। बट अगर समन में ये मेंशन है कि आपकी पर्सनल अटेंडेंस ज़रूरी है, तभी वो उसको समन को कंप्लाई करना पड़ेगा एंड पर्सनल अटेंडेंस देकर कोर्ट में आना पड़ेगा उस डॉक्यूमेंट को लेकर। नेक्स्ट है रूल 7। रूल 7 बात करता है पावर टू रिक्वायर पर्सन्स प्रेजेंट इन कोर्ट टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। कोई भी पर्सन अगर कोर्ट में प्रेजेंट है तो कोर्ट अगर चाहे तो उसको कह सकती है कि आप एविडेंस दीजिए या कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करिए जो आपकी अभी पोजेशन में है उसी समय। अब एनी पर्सन प्रेजेंट इन द कोर्ट, जो कोर्ट में प्रेजेंट है, कोर्ट चाहे तो उसको कह सकती है कि आप एविडेंस दीजिए या तो कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कीजिए जो देन एंड देयर उसके पास है, जो उसके उस समय पोजेशन में है, तभी तो वो प्रेजेंट कर सकेगा डॉक्यूमेंट। तो इसीलिए देन एंड देयर उसकी पोजेशन में एंड पावर में होगा, तो वो कोर्ट उसको कह सकती है कि आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कीजिए। रूल 7 कैपिटल ए बात करता है कि समन्स गिवन टू द पार्टी फॉर सर्विस। समन जहाँ पर पार्टी को दिए गए हैं सर्व करने के लिए, तो उस केस में क्या प्रोविज़न होगा, द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी फॉर द इशू ऑफ अ समन फॉर द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन परमिट सच पार्टी टू इफेक्ट सर्विस ऑफ सच समन ऑन सच पर्सन एंड शेल इन एंड गेट डिलीवर द समन टू पार्टी फॉर द सर्विस। कोर्ट में अगर पार्टी ने एप्लीकेशन लगाई है कि इशू ऑफ समन के लिए उनको उसको परमिट किया जाए कि वो सर्विस ऑफ समन को इफ़ेक्ट करे और वो उस पर्सन को समन दे,
तो कोर्ट चाहे तो वो जो पार्टी है उसको समन दे देगी एंड वो पार्टी फिर उस समन को वो जो विटनेस है उसको डिलीवर करेगी। तो ये हो गया एक तरीके से समन बाय हैंड। या दस्ती समन। अगर जो समन है वो पार्टी खुद दे रही है विटनेस को, खुद दे रही है उस पर्सन को जिसकी अटेंडेंस रिक्वायर्ड है कोर्ट के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम दस्ती समन या समन बाय हैंड। तो उसके अंदर कोई भी एक मीडिएटर नहीं होगा, कोर्ट डायरेक्टली पार्टी को दे देगी समन एंड पार्टी उस पर्सन को देगी जिसकी अटेंडेंस रिक्वायर है कोर्ट के अंदर। नेक्स्ट है द सर्विस, सब रूल 2, द सर्विस ऑफ सच समन शेल बी इफेक्ट बाय और ऑन बिहाफ ऑफ सच पार्टी बाय डिलीवरिंग और टेंडर टू द विटनेस पर्सनली। वो जो समन है वो इफेक्ट में कब आएगा, शेल बी इफेक्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ सच पार्टी, या तो वो पार्टी खुद डिलीवर करेगी या उसके बिहाफ पे उसका एजेंट डिलीवर करेगा। डिलीवरिंग और टेंडरिंग टू द विटनेस पर्सनली, पर्सनली उसको देना पड़ेगा, या तो वो खुद दे रहा है पर्सनली या उसका एजेंट दे रहा है। अ कॉपी देयर ऑफ, एक कॉपी देगा समन की जो कि जिसके अंदर जो कॉपी है समन की उसके अंदर सिग्नेचर होंगे उस जज के और उस ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के जिसको अपॉइंट किया है इसके बिहाफ पे, और कोर्ट की सील भी होगी उस समन के ऊपर। नेक्स्ट है सब रूल 3, द प्रोविजन ऑफ रूल 16 एंड 18 ऑफ रूल 5, 18 ऑफ ऑर्डर 5 सॉरी। अगर ऑर्डर 5 का रूल 16 एंड रूल 18 देखें तो वो अप्लाई होगा इस ऑर्डर के अंदर। तो अगर पार्टी जो है वो सर्व कर रही है समन विटनेस को, तो वो पर्सनली सर्व कर रही है, तो उसके बाद वो एक्नॉलेज करेगी एंड एंडोर्स करेगी कि हाँ समन सर्व हो गया। तो रूल 16 बात करता है एक्नॉलेजमेंट की एंड 18 बात करता है एंडोर्समेंट की। तो द प्रोविजन ऑफ रूल 16 एंड 18 ऑफ ऑर्डर 5 शैल अप्लाई। रूल 16 एंड 18 ऑफ ऑर्डर 5 जो है, जो कि है एक्नॉलेजमेंट एंड एंडोर्समेंट, वो अप्लाई करेगा उन समन के लिए जो पर्सनली सर्व किए जा रहे हैं इस रूल के अंडर, इफ़ पर्सन इफेक्टिंग समन वर अ सर्विंग ऑफिसर। एंड ये माना जाएगा जो पर्सन इफेक्ट कर रहा है समन को वो सर्विंग ऑफिसर है। अब नेक्स्ट है सब रूल 4, इफ़ सच समन व्हेन टेंडर्ड, अगर वो समन को टेंडर किया गया, मतलब वो समन उस विटनेस को दिया गया एंड उस विटनेस ने रिफ्यूज़ कर दिया, विटनेस रिफ्यूज्ड, उसने रिफ्यूज़ कर दिया लेने से। इफ़ द पर्सन सर्व्ड रिफ्यूजेस टू साइन, अगर उसने रिफ्यूज़ कर दिया साइन करने से, मीन्स एक्नॉलेज करने से, एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्विस करने से, एंड फॉर एनी रीज़न द समन कैन नॉट बी सर्व पर्सनली, और अदर किसी रीज़न से अगर समन पर्सनली सर्व नहीं हो पाया तो क्या करेगी कोर्ट, कोर्ट के पास क्या पावर है, तो कोर्ट शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पार्टी री इशू सच समन। कोर्ट अपने आप नहीं करेगी, पार्टी जो है एक एप्लीकेशन फाइल करेगी, उसके बाद कोर्ट समन को री इशू कर देगी। तो क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे, क्या क्या पॉइंट्स हैं, जो पार्टी है जिसको समन इशू किए जा रहा था उसने रिफ्यूज़ कर दिया समन को लेने से, रिफ्यूज़ कर दिया साइन करने से, रिफ्यूज़ कर दिया एक्नॉलेज करने से समन की सर्विस को, और एनी अदर रीज़न जिस वजह से समन जो है वो पर्सनली सर्व नहीं हो पाया, तो कोर्ट क्या करेगी, समन को री इशू करेगी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी। तो इसके उस पर जो समन है वो दोबारा इशू होगा एंड वही सेम प्रोसीजर अपनाया जाएगा जो कि समन डिफेंडेंट, अगर समन डिफेंडेंट को किया जाता है तो जो सेम प्रोसीजर अपनाया जाता है वही सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी अपनाया जाएगा। तो समन टू बी सर्व्ड बाय द कोर्ट इन द सेम मैनर एज अ समन टू अ डिफेंडेंट। सब रूल 5 बात करता है वेयर अ समन इज सर्व्ड बाय अ पार्टी द पार्टी शेल नॉट रिक्वायर टू पे द फी अदरवाइज चार्जेबल फॉर द सर्विस ऑफ समन। अगर समन जो सर्व हो रहा है वो पार्टी के द्वारा सर्व हो रहा है तो पार्टी को एक फ़ी देनी होती है। अगर समन सर्विंग ऑफिसर सर्व करता है तो पार्टी को एक फ़ी देनी पड़ती है वो सर्विंग ऑफिसर की। बट अगर पार्टी जो है वो खुद सर्व कर रही है समन को तो वो जो फ़ी है सर्विंग
समन अगर सर्विंग ऑफिसर सर्व करता है, वो जो फ़ी है वो उसको नहीं देनी पड़ेगी जो अदरवाइज चार्ज होती है। तो जनरल रूल ये है कि जो सर्विंग ऑफिसर है वही सर्व करता है समन को, बट यहाँ पर क्या है, पार्टी सर्व कर रही है, तो पार्टी खुद सर्व कर रही है, तो उसको जो फ़ी है वो नहीं देनी पड़ेगी, उसको सिर्फ विटनेस के एक्सपेंसेस देना पड़ेगा बस, और जो सर्विस चार्जेस हैं वो नहीं देने पड़ेंगे। अब रूल 8 बात करता है कि समन्स हाउ सर्व्ड, समन को किस तरीके से सर्व किया जाएगा। एवरी समन नॉट बीइंग अ समन डिलीवर टू अ पार्टी फॉर सर्विस अंडर रूल 7 कैपिटल ए। अब 7 कैपिटल ए में हम क्या बात कर रहे थे, पार्टी खुद सर्व कर रही है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एवरी समन जो पार्टी खुद सर्व कर रही है उसको छोड़कर, एवरी समन जो कि 7A के अंदर दिया गया है, नॉट बीइंग अ समन जो कि 7A के अंदर दिया गया है, उसको छोड़कर बाकी जितने भी समन है वो शैल बी सर्व्ड एज नियरली एज मे बी एट द सेम मैनर एज अ समन टू अ डिफेंडेंट। वो सारे समन सेम तरीके से सर्व किए जाएंगे जिस तरीके से समन डिफेंडेंट को किया जाता है। एंड द रूल इन ऑर्डर 5 as to proof of service shall apply in case of the summon served under this rule। and जो ऑर्डर 5 के अंदर रूल दिया गया है प्रूफ का, प्रूफ ऑफ सर्विस ऑफ समन का, वो अप्लाई होगा इस रूल के अंदर भी, इस ऑर्डर के अंदर भी, अगर समन सर्व हो रहा है विटनेस को उसमें भी। तो अगर विटनेस को समन किया जा रहा है सर्विंग ऑफिसर के द्वारा, तो क्या चीज़ देखेंगे हम, वहाँ पर कोई मेल मेंबर होना चाहिए, एडल्ट मेंबर होना चाहिए, एडल्ट मेंबर को देंगे। अगर कोई सर्वेंट है तो उसको हम फैमिली मेंबर नहीं मानेंगे, उसको नहीं दे सकते आप समन, तो वो समन सर्व नहीं माना जाएगा। तो जैसा डिफेंडेंट के लिए मैनर था वही मैनर आप विटनेसेस के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। अब रूल 9 कहता है टाइम फॉर सर्विंग समन्स। सर्विस शैल इन ऑल केसेस बी मेड इन सफिशिएंट टाइम बिफोर द टाइम स्पेसिफाइड इन द समन। अब समन सर्व करने का एक पर्पस है कि ताकि जो विटनेस है उसकी प्रेजेंस हम इंश्योर कर सकें कोर्ट के अंदर। एंड समन के अंदर टाइम भी स्पेसिफाई है कि इस टाइम पे इस प्लेस पे आपको पहुंचना है, इस डेट पे आना है, सब कुछ ऑलरेडी मेंशन है। अगर सपोज समन के अंदर डेट मेंशन है 15 अगस्त एंड आपको समन मिल रहा है 15 अगस्त को ही मिल रहा है, या आपको समन मिल रहा है 17 अगस्त को, तो ये आपके लिए इम्पॉसिबल है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी उस समय जब आपको कोर्ट में पहुंचना था, आपको तो बाद में समन रिसीव हुए। तो जो सर्विस ऑफ समन है वो टाइम पर होना बहुत ज़रूरी है। सर्विस जो है समन की वो एक सफिशिएंट टाइम पर होनी चाहिए बिफोर द टाइम स्पेसिफाइड। जो समन के अंदर टाइम स्पेसिफाई है उससे पहले सर्व हो जाना चाहिए, जिससे वो जो पर्सन है जिसको समन किया गया है उसको रीज़नेबल टाइम मिले, ताकि वो प्रिपरेशन कर सके अपनी ट्रैवलिंग के लिए। टाइम उसको पूरा मिलना चाहिए, ताकि वो रीज़नेबल टाइम उसको मिलेगा, तभी वो अपने प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पर पहुंच पाएगा।